नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और देश की बात में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश में अगले 3 महीनों तक 15 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मुफ्त राशन योजना का लाभ मिलता रहेगा। ये सरकार का ऐलान है। नई कैबिनेट के पहले बड़े फैसले के बारे में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि आज नई सरकार का पहला दिन है। अन्न योजना से गरीबों को फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि राशन योजना से गरीबों को लाभ जारी रहेगा और सरकार के फैसले यूपी की जनता को समर्पित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुफ्त राशन योजना 3 महीने के लिए बढ़ाई जा रही है। योजना से यूपी के 15 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। योजना चूंकि मार्च 2022 तक ही थी, आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। और आइए एक बार सुन लेते हैं कि उप मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, जो 2 उप मुख्यमंत्री चुने गए हैं सरकार में। हमारे साथ बात करने के लिए केशव मौर्य जी हैं, दोबारा उप मुख्यमंत्री बने हैं। सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आज पहली कैबिनेट की बैठक थी, क्या लक्ष्य रखा है आपने अपने लिए और क्या कुछ निर्णय लिए हैं आज आप लोगों ने? आज कैबिनेट की प्रथम बैठक में पहला एक तरह से उत्तर प्रदेश की 15 करोड़ जनता के लिए उपहार स्वरूप जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें राशन के साथ में दाल भी, तेल भी, नमक भी दिया जा रहा था, उसे आगे बढ़ाया जाएगा और उसमें लगभग 3,270 करोड़ रुपए का खर्च भी आने वाला है। तो यह पहला उपहार उत्तर प्रदेश की जनता को समर्पित है। बाकी लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से जो हम लोगों ने वादा किया है उसे पूरा करने के लिए पूरी सरकार तत्पर है, तैयार है और जैसे जैसे हमारे पास साधन आते जाएंगे, संसाधन आते जाएंगे, वैसे वैसे जनता के लिए किए गए वादों को पूरा करते जाए। आज उन्होंने पहला आपने किया फ्री राशन गरीबों को दे रहे हैं। हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैलियों में भी कहा आवारा पशुओं का जो एक मुद्दा था कि सरकार बनते भी हमने कहा लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से ये जनता से वादा है और हमने काफ़ी कुछ हमारी सरकार ने पिछले कार्यकाल में इस समस्या से मुक्ति के लिए काम किया है। जो बची हुई समस्या है उसको भी दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे और जल्द कदम उठाए जाएंगे। केशव जी, चूंकि आप उप मुख्यमंत्री रहेंगे, बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था, उसको लेकर के क्या हम देखेंगे आगे आपके साथ? करिए, आप हमारा लोक कल्याण संकल्प पत्र पढ़ेंगे तो आपके सवाल ही समाप्त हो जाएंगे। सर, आखिरी सवाल, अखिलेश यादव को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। अब आप लोगों की विधानसभा में मुलाकात होती रहेगी, वो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हम अंदर भी देखेंगे? नहीं, वो समाजवादी पार्टी का निर्णय है। अगर समाजवादी पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है तो विपक्ष का नेता तो उनकी पार्टी से होगा। तो जो भी आए विपक्ष से, अगर रचनात्मक तरीके से सदन में अपनी बात रखेंगे तो हम लोग जरूर सुनेंगे और उसके सुनकर के जो रास्ता निकल सकता निकालेंगे। लेकिन अगर नकारात्मक भूमिका अदा करेंगे तो चूँकि सपा की सोच नकारात्मक सदा रही है, तो उसका मैं समझता हूँ कि मैं अभी क्या जवाब दूँ। हम लोग सदन जब चलेगा उस समय देखेंगे, उसके हिसाब से जवाब देंगे। लोकसभा चुनाव सर 2 साल में है, 2024 में है, क्या उसको देखते हुए तैयारी शुरू हो गई? आप लोगों ने कल से काम शुरू कर दिया दूसरी बैठक? 2022 का चुनाव के बाद 2024 का ही है और 5वीं विजय और उत्तर प्रदेश में 75+ के साथ संकल्प के साथ हम लोग फिर तैयारी में लगेंगे। केशव जी, 75+ की बात कर रहे हैं तो अब देखना होगा कैसे तैयारी रहेगी और केशव जी दोबारा उप मुख्यमंत्री हैं, बड़ी जिम्मेदारी उनके चेहरे पर भी रहेगी, दारोमदार रहेगा और अखिलेश यादव से सदन के अंदर उनकी तीखी नोकझोंक देखने को मिलेगी। सहयोगी विनीत कुमार के साथ लखनऊ से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। हमारे साथ बात ब्रजेश पाठक जी हैं। ब्रजेश जी, आज पहली कैबिनेट थी, क्या फैसला हुआ है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही थी उनको हम आगे तक चलाएंगे और अभी जो मुफ्त राशन दिया जा रहा था वो हमने 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। और इसके साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण की योजनाएं उनको हम नीचे तक ले जाएंगे, प्रदेश की जनता के लिए काम करेंगे। आप उप मुख्यमंत्री बने हैं, कैसे देखते हैं, कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं अपने लिए ब्रजेश जी? देखिए, उत्तर प्रदेश का चतुर्मुखी विकास हो, ये हम सबका दायित्व है और हम सब मिलकर के प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। पाठक थे जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि जो गरीब कल्याण योजना है उनको जनता तक पहुंचाना है, सब तक पहुंचाना है और 3 महीने के लिए जो मुफ्त राशन योजना है उसको बढ़ा दिया गया है। लगभग 15 करोड़ लोगों को ये लाभ दिया जाएगा। सहयोगी विनीत कुमार के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष होंगे। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी विधायकों की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से अखिलेश यादव को नेता चुना गया। हालिया चुनावों के नतीजों में समाजवादी पार्टी बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर रही है। लेकिन इस विधायक दल की बैठक में अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव को न्योता नहीं दिया गया। शिवपाल यादव ने कहा कि वो 2 दिन से न्योते का इंतजार कर रहे थे। देखिए, 2 दिन से मैं इंतजार कर रहा था, नहीं तो मैं अपना चला जाता। मैंने सब अपने कार्यक्रम रद्द करके इस बैठक के लिए यहाँ पर रुका था, लेकिन मुझे तब भी कोई सूचना नहीं दी गई। मैंने समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी मुझे तब भी कोई सूचना नहीं दी गई। तो इसलिए मेरा जाना विधानमंडल दल की बैठक में उचित नहीं है। जबकि देखिए, मैंने तो हमेशा यही कहा कि जो भी मुझे जिम्मेदारी मिलेगी उससे हम निभाएंगे। लेकिन आज हमें विधानमंडल दल की बैठक चल रही है, मुझे बुलाया नहीं गया, इसलिए मैं नहीं गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रवार को लखनऊ में अभिवादन जिस तरीके से उन्होंने किया, उसके ऊपर बिहार की राजनीति में बवाल मच गया है। विपक्ष ने शनिवार को सवाल किया कि आखिर क्या मजबूरी है कि नीतीश इतना झुक गए। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि यूं तो लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के दूसरी बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री मौजूद थे, लेकिन नीतीश कुमार ने जब इस अंदाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी उपस्थिति जताई, तो बिहार में विपक्ष को आलोचना करने का एक और मौका मिल गया। नीतीश जी गया था, वो माननीय प्रधानमंत्री के घोड़े पर गिर गए। अच्छा, आखिर क्या मजबूरी है इस तरह से? होगा कुछ मजबूरी हो लोग। असल में इस बात को समझिए कि वो एक अलायंस पार्टनर के साथ हैं और जिसमें उनकी संख्या कम है। उनकी संख्या बल जो जनता दल यू की है वो कम है। वहीं नीतीश कुमार ने शनिवार को इस विवाद पर कुछ नहीं बोला, लेकिन एनडीए नेताओं ने कहा कि शिष्टाचार को भी विरोधी अब तिल का तार बना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री से माननीय हमारे नेता मुख्यमंत्री ने जो मिलने का और अभिवादन का, उस अभिवादन में जो अपनी शाइस्तगी और एहतराम और अदब का परिचय दिया है, वो पढ़े लिखे लोगों के बीच में चर्चा का विषय है। अरे, एक दूसरे के प्रति आदर है और आदर के भाव से कोई किसी से मिलता है, इससे बड़ा बात क्या हो सकता है। और देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों की मुलाकात थी और एक मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में ये स्वस्थ राजनीति की परंपरा है। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जैसे भी अभिवादन किया हो, लेकिन आज के बिहार की राजनीति की सच्चाई यही है कि अगर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं तो उसमें जनता का जनादेश से कहीं अधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनके ऊपर कृपा है। ऐसे में उनके कट्टर समर्थक भी मानते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं अगर होती रही तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां इंदौर में होने वाले एक व्याख्यान जिसमें जाने माने लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर शमसुल इस्लाम को हिस्सा लेना था, उस कार्यक्रम से एक दिन पहले सरकारी आदेश का हवाला देते हुए रद्द कर दिया गया है। जमीन ख्वाब जिंदगी यकीन सबको बांट कर, वो चाहते हैं बेबसी में आदमी झुकाए सर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जाने माने लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता शमसुल इस्लाम ने भगत सिंह को गाया सांप्रदायिक सौहार्द की बातें की। सबको बांट कर जमीन ख्वाब जिंदगी
लेकिन एक दिन बाद इंदौर में टेक्सटाइल डेवलपमेंट ट्रस्ट ने आयोजकों को पत्र भेजकर सूचित किया कि 25 को अपरिहार्य कारणों से कार्यक्रम की अनुमति रद्द कर दी गई थी। अगले दिन फिर से अनुमति मांगी गई थी, लेकिन सरकारी आदेश का हवाला देते हुए उसे दोबारा रद्द कर दिया गया था। ऐसा गीत कृष्ण जी पर लिखा नहीं गया, नॉन उर्दू में भी नहीं लिखा गया, और वो मैं सुनाना चाहता हूँ। इससे भी मुझे सुनाने से रोका गया। मथुरा का नगर है आशिकी का, दम भरती है आरजू उसी का, हर जर्रा सरजमीन गोकुल दावा है जमाले दिलबरी का, बरसाना व नंदगांव में भी देखने आए हैं जलवा हम किसी का। ये गए थे हसरत मोहनी वहाँ, और वहीं पर लिख दिया उन्होंने। ये मैं हसरत मोहनी की कविता नज़म जो है ये सुनाना चाहता था, इससे रोका गया मुझे। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, प्रसिद्ध लेखक अशोक पांडे सहित और कई लोग अपने विचार व्यक्त करने वाले थे। हमको प्रशासन से आदेश मिला कि ये प्रोग्राम यहाँ नहीं होगा। अच्छा, तो हमने लेटर जारी कर दिया। सर, जैसे लेटर जारी किया फिर उसके बाद एक बार फिर अनुमति हुई? नहीं हुई। फिर बातचीत हुई, फिर बुला ली, बातचीत हुई, कहा गया, फिर बाद में हमारे पास राइटिंग में आ गया कि आपको अनुमति नहीं देंगे, तो नहीं दी। शमसुल इस्लाम धार्मिक सद्भाव की आवश्यकता के बारे में बात करते हुए देश भर में यात्रा कर रहे हैं। भोपाल से अनुराग द्वारी के साथ समीर खान की रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर के एक बड़े बिल्डर सुपरटेक के दिवालिया घोषित होने के बाद दिल्ली एनसीआर के फ्लैट खरीदारों में अनिश्चितता का माहौल है। अपनी पूरी जमा पूंजी लगाने के बावजूद घर नहीं मिलने पर लोग बहुत निराश हैं और सरकार से दखल देने की भी मांग कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ घर खरीदारों से बात की हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने। सुपरटेक दिल्ली एनसीआर के एक बहुत बड़े बिल्डरों में इनका नाम शुमार होता है। अब तकरीबन 25,000 से ज़्यादा जो फ्लैट जिन लोगों ने ख़रीदे थे, कोर्ट के इस आदेश के बाद उनमें बहुत ज़्यादा निराशा है, क्योंकि अपनी पूरी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी थी वो उन्होंने घर खरीदने में लगा दी। और अब तमाम सारे लोग हैं हमारे साथ में, हम उनसे बात करते हैं। ये आप देखिए, ये मैं सुपरटेक के एक प्रोजेक्ट में खड़ा हुआ हूँ। तकरीबन 200 फ्लैट हैं, लेकिन कई साल से इसी तरीके से ये 200 फ्लैट यहाँ पे बस बिल्डिंग खड़ी हुई है, लेकिन इसमें काम नहीं हो रहा है। और काम हो भी रहा है तो काम पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है, बस केवल काम चलता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे देवेंद्र शर्मा जी से। देवेंद्र शर्मा जी ने अपनी पूरी जमा पूंजी इस फ्लैट के लिए लगा दी थी आप? जी सर, इस फ्लैट के लिए 2.5 साल पहले मैंने 20 लाख रुपए जमा करे थे इनको, और बोला था कि आपको 1 साल में आपका घर मिल जाएगा। मैंने सर फंड निकाल के और 14 लाख रुपए फंड निकाला, और 6 लाख रुपए मैंने जैसे तैसे उधार लेके यहाँ जमा करे थे कि आपको एक साल में मतलब पैसे वो घर मिल जाएगा। लेकिन ये इतने नालायक हैं कि अभी तक इन्होंने, अभी देख रहे होंगे आप, ये मैंने 2.5 साल पहले देखा था यहाँ पे आके, और आज भी वैसा का वैसा ही है। कोर्ट के आदेश आने के बाद बेसिकली जो ऐसे फ्लैट ओनर्स हैं जिनका घर तैयार नहीं हुआ है, उनमें तो बिल्कुल ही भयावह स्थिति पैदा हो चुकी है। बहुत ही परेशान हैं। पिछले जब से ऑर्डर आया तब से कम 50 से 60 कॉल्स आ चुके हैं हमारे टावर्स के, जिसमें मैं अभी रहता हूँ, उसमें कई सारे लोगों को फ्लैट नहीं मिला है। सारे के सारे लोग परेशान हैं। उसे ऐसा लगता है कि जैसे जो आम्रपाली की जो हालत हुई है वही हालत होगी। 25 अप्रैल 2010 को बुक करवाया था, तो आज आप समझ सकते हो 12 साल हो गए, तो हमारी क्या हालत होगी। आपने भी ले रखा है? हाँ जी, मेरे फादर का है 305, मेरा नाम पुलकित है। तो मैं 8th क्लास में था जब हमने फ्लैट बुक किया था, तो मुझे 8th क्लास में तब बुक करवाया? I was in 8th class that time। अच्छा। तो 8th क्लास से आते हुए था कि चलो ठीक है 10th में घर मिलेगा। 10th से 12th हुई, 12th से कॉलेज मेरा KMC मिला, DU हुआ, मास्टर्स हुई, और अब 2 साल से मैं अपना बिजनेस भी कर रहा हूँ। तो अभी तक फ्लैट नहीं मिला है। लकीली अभी हमारा फ्लैट रेडी नहीं है, और अभी यहाँ से पता कर रहे हैं। हम लोग ने आज हैंडओवर लेना है, तो उन्होंने हमें बोला कि आपके ड्यू 7,000 है, जबकि फ्लैट लिया नहीं हमें। कहते लेना तो लो, नहीं तो मत लो। कहीं न कहीं कानूनी कमजोरियों का फ़ायदा लेकर के ही मौका पर लोग गरीबों का शोषण कर लेते हैं। कहीं किसी की मिली भगत हो सकती है, किसी की सरपरस्ती हो सकती है, वरना कोई ऐसा कैसे कर सकता है। जो आज ये बैंक करप्ट जो हो रहा है, ये तो कब का बैंक करप्ट हो गया, जब 12 साल 14 साल मेरा 13 साल हो गए फ्लैट को बुक कराए हुए, और आज फ्लैट
जिस कंडीशन में वो देने के लिए इच्छुक भी हो रहे हैं। और वो पता है कितने में मैंने बुक किया 23 लाख में, और 11 लाख का डिमांड उसके बाद 35 लाख में। और अगर 32 में खरीदते हैं और ये 32 में फ्लैट आज भी नहीं बिकने को तैयार है, इसका मतलब कितना बड़ा चीटिंग किया जा रहा है। बिल्डिंग को ये आप देख सकते हैं 21 फ्लोर की एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के अंदर एक भी फायर सिस्टम कोई चलता नहीं है। अगर किसी वजह, और एलपीजी की लाइन है, अगर किसी के फायर का कुछ हो जाता है तो भगवान भरोसे है सब। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने अपना 8वां बजट पेश किया। इस साल के बजट को दिल्ली सरकार ने रोजगार बजट का नाम दिया है, जिसके तहत सरकार ने अगले 5 साल में 20 लाख लोगों को नौकरी देने का ऐलान किया है। बजट पेश करने के दौरान बोलते हुए वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमने युवाओं को 1,78,000 नौकरियां दी हैं, जबकि 2013 से पहले यहां न के बराबर नौकरी दी गई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि ये शानदार बजट है, और इसके लिए उन्होंने मनीष सिसोदिया को बधाई भी दी और कहा कि अगले 5 साल में 20 लाख नौकरियों का लक्ष्य बड़ी बात है। आगे उन्होंने कहा कि अभी रोजगार और महंगाई बड़ी समस्या है, और इन्हीं दोनों का समाधान इस बार के बजट में किया गया है। मनीष सिसोदिया से बात की है हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने। आज दिल्ली का आम बजट आया है। आम आदमी पार्टी सरकार का लगातार 8वां बजट था, और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के वित्त मंत्री भी हैं, इनका 8वां लगातार बजट था। इसी के साथ ये दिल्ली में सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री बन गए हैं। सर, आपको बहुत बहुत बधाई कि सबसे ज्यादा बजट दिल्ली के अभी तक आपने दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये माननीय अरविंद केजरीवाल जी का भरोसा और दिल्ली की जनता का भरोसा है कि मुझे अवसर 8 बार मिल चुका है। ये जो आपने बजट पेश किया है, इसकी थीम इस बार रखी है रोजगार बजट। आपने बड़ी बात इसमें कही है कि अगले 5 साल के अंदर 20 लाख रोजगार जनरेट करने की आप जो है लक्ष्य रख रहे हैं। तो मैं जानना चाह रहा हूं, ये रोजगार हैं या नौकरियां हैं? क्योंकि इसमें अंतर है। नौकरी होती जो आप देते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में दें या फिर आप जो है प्राइवेट में दें, और रोजगार वो अवसर होते हैं जो आपकी गवर्नेंस से जनरेट होता है। तो ये डिफरेंस थोड़ा समझाइए, पब्लिक जानना चाहेगी इसको। रोजगार तो आप समझिए कि रोजगार के लोगों के लिए बहुत अवसर बढ़ेंगे। जो रोजगार कर रहे हैं उनके अवसर बढ़ेंगे, और जो नए रोजगार शुरू करेंगे, स्टार्टअप चलाएंगे, उनके भी बढ़ेंगे। लेकिन जो लोग आज दुकान चला रहे हैं, जो लोग आज फैक्ट्री चला रहे हैं, जो लोग आज शोरूम चला रहे हैं दिल्ली में, प्राइवेट सेक्टर में, उन सब का रोजगार इतना बढ़ेगा कि 20 लाख नई नौकरियां अगले 5 साल में इसमें पैदा होंगी। अभी जितने लोग काम कर रहे हैं, इनके अलावा जैसा मैंने बजट में भी कहा कि हमारी वर्किंग पॉपुलेशन 1,68,000 है। उसमें से वर्किंग पॉपुलेशन मतलब हमारी ओवरऑल वर्केबल पॉपुलेशन, उसमें से 33% लोग ही काम कर रहे हैं, लगभग 56 लाख लोग। तो हम चाहते हैं कि वो 56 लाख की जगह अब 76 लाख लोग काम करना शुरू करें, तो 45% हो जाएंगे, जिससे इकोनॉमी बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, थोड़ा दिल्ली की खुशहाली और बढ़ेगी। उस दिशा में नई नौकरियां क्रिएट होंगी, ये 20 लाख। ठीक है। एक तो आप पहले साल में कितनी उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि बजट सालाना आता है, तो लोग जानना चाहेंगे। 5 साल तो बहुत दूर है, आप 2022 में है, 27 तक के आप टारगेट कर रहे हैं, पर अगले 1 साल के अंदर कितना जनरेट होगा? और अभी तक की आपकी सरकार ने कितने नौकरियां या रोजगार के अवसर जो हैं आपके हिसाब से मुहैया कराए हैं? पिछले 7 साल में 12 लाख नौकरियां ऑन रिकॉर्ड हमने मुहैया कराई हैं, जिसमें से 1,78,000 तो सरकारी नौकरियां हैं, सरकार में हैं, और लगभग 10 लाख नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में हैं। ये मुहैया कराई जा चुकी हैं पिछले 7 साल में, और वो तो रिकॉर्ड पे है। इसके अलावा भी और बहुत होंगी। आपने पूछा अगले 5 साल में साल दर साल कितना होगा, तो इसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं जो पहले साल से ही जिनमें रोजगार नए क्रिएट हो जाएंगे, और बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनमें 1-2 साल लगेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, जैसे फूड के लिए मॉल्स वगैरह बनना है, उन सब में बनने में टाइम लगेगा। लेकिन उसके अलावा बाकी सब नौकरियां तो आप कह सकते हैं कि ईयर 1 से ही शुरू हो जाएंगी। तो आप मानिए कि हर साल लगभग 3 से 4 लाख नौकरियां पहले साल से शुरू हो जाएंगी, और उसके बाद धीरे धीरे वो आगे बढ़ेंगी। कांग्रेस मुख्यालय में आज सभी महासचिवों और प्रभारियों की अहम बैठक हुई। इसमें मौजूदा राजनीतिक हालात के साथ साथ महंगाई के मुद्दे पर देश भर में विरोध प्रदर्शन पर मंथन हुआ। बैठक के बाद कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी निर्मित महंगाई अमीरों को छोड़कर बाकी सबको निचोड़ देती है। साथ ही उन्होंने कहा कि 3 चरणों में महंगाई मुक्त भारत अभियान चलाया जाएगा।
औसत 1.5 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार, कांग्रेस सरकार, मनमोहन सिंह सरकार पेट्रोलियम कंपनियों को देती थी ताकि आम जनमानस पर, आप पर, गाड़ी चलाने वाले, मोटरसाइकिल चलाने वाले, स्कूटर चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, 3 व्हीलर चलाने वाले, 4 व्हीलर चलाने वाले, गरीब ट्रक चलाने वाले साधारण जनमानस पर यह बोझ ना पड़े। मोदी जी ने क्या किया? सब्सिडी ही काट दी। 2016-17 में 1,47,000 करोड़ से कम करके सब्सिडी हो गई 27,000 करोड़। दूसरा चौंकाने वाला तथ्य, मोदी सरकार ने 8 साल में देशवासियों आपकी जेब से 26 लाख करोड़ रुपए की लूट की है। यह चार्ट मैं आपको भेज रहा हूं। 26 लाख करोड़ रुपया जनता की जेब काटकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना खजाना भरा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने पेट्रोलियम मंत्री के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा कि महंगाई की मार से आम आदमी की जिंदगी बेहाल हो गई है और महंगाई के बढ़ने की वजह सरकार का लालच है। जो विकास की बात करते हैं, विकास किस पे कर रहा है इन लोग ने? पेट्रोल, डीजल और गैस का जो कीमती है उस पे विकास है। देश का जनता विनाश करने में, देश का जनता को विनाश करने में लगी है। बीजेपी है तो महंगाई है, बार बार इन लोग ने प्रूव किया है। जब जब सरकार आई है तब तब कमर तोड़ की महंगाई है। आज भी इन लोग ने एक बार उसके बारे में बात करने को तैयार नहीं है, चर्चा करने को तैयार नहीं है। देश में अलग अलग स्टील प्लांट से 19 मिलियन टन स्टील का कचरा निकलता है। हालत ये है कि स्टील प्लांट के कचरे के पहाड़ तक बन गए हैं, लेकिन अब इसी कचरे से सड़कें बनाई जाएंगी। इसे लेकर CRRI के प्रिंसिपल साइंटिस्ट सतीश पांडे ने बात की है हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर से। स्टील के कचरे से बनेगी सड़कें, ये संभव कर दिखाया है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने। मेरे साथ यहाँ के प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं सतीश पांडे जी, उनसे बात करते हैं कैसे संभव हुआ ये। ये एक मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट को दिए गए रिसर्च प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने स्टील स्लैग वेस्ट मटेरियल को स्टील स्लैग एग्रीगेट के फॉर्म में कन्वर्ट किया है और इस एग्रीगेट को नेचुरल एग्रीगेट की जगह रोड निर्माण में यूज़ किया है। देश में करीब 18 मिलियन टन स्टील स्लैग डिफरेंट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट से प्रतिवर्ष जनरेट होता है। ये एक स्टील स्लैग एग्रीगेट है जो कि नेचुरल एग्रीगेट के समान ही है। इसकी प्रॉपर्टीज नेचुरल एग्रीगेट से कई पैरामीटर पर सुपीरियर क्वालिटी की हैं और इस स्लैग एग्रीगेट को हमने 100% सब्स्टिट्यूट ऑफ नेचुरल एग्रीगेट यूज़ करके बिटुमिन की 1.2 किलोमीटर लंबी 6 लेन डिवाइडेड सड़क अभी हजीरा पोर्ट को जाने वाली सड़क का निर्माण किया है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी कि कचरे से रोड बनानी है, क्या क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी? इस समय जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अराउंड 18 मिलियन टन स्टील स्लैग जनरेट होता है और बाय द एंड ऑफ 2030 हमारे देश में करीब 45 मिलियन टन स्टील स्लैग निकलेगा। ये स्टील स्लैग एक सॉलिड वेस्ट के फॉर्म में स्टील प्लांट के आसपास एक माउंट के रूप में जमा होते रहते हैं, जिससे इन्वायरमेंट पर कई दुष्प्रभाव पड़ते हैं। नेचुरल एग्रीगेट देश में अराउंड 2 बिलियन टन नेचुरल एग्रीगेट की आवश्यकता हमें प्रतिवर्ष रोड निर्माण एवं रोड मेंटेनेंस के लिए पड़ती है। नेचुरल एग्रीगेट के अनसस्टेनेबल क्वायरिंग के कारण कई जगह सीरियस इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहे हैं, डिजर्टिफिकेशन हो रहा है और रिसेंटली आपने सुना होगा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कई एरियाज में नेचुरल एग्रीगेट की माइनिंग को बैन भी कर दिया है। अभी तो आपने एक सड़क बनाई है गुजरात में, लेकिन क्या जो बाकी हाईवेज हैं उनमें भी अब इसी से बनाए जाएंगे? वो
सर, इस प्रोजेक्ट का जो आउटकम है उसका प्रमुख उद्देश्य डेवलपमेंट ऑफ डिज़ाइन गाइडलाइन एंड स्पेसिफिकेशन फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ स्टील स्लैग इन रोड कंस्ट्रक्शन है। इस गाइडलाइन को हम इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बना के लेके आएंगे, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डिफरेंट रोड बॉडीज़ जो हैं इसको रोड निर्माण में यूज़ करेंगे। थैंक यू। तो ये हैं सतीश पांडे, प्रिंसिपल साइंटिस्ट यहाँ के, और कई सालों की मेहनत के बाद इन्होंने जो स्टील का जो कचरा होता है उसको प्रोसेस करके सड़क तैयार कर दी है, और अब बाकी जो सड़कें हैं, हाईवेज हैं, उनमें भी इसी तरह से इस कचरे के जरिए जो सड़क है वो बनाई जाएगी। नई दिल्ली से कैमरामैन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक बस के नदी में गिरने से 2 लोगों की मौत हुई है और 3 यात्री घायल हुए हैं। घायलों का शिमला के अस्पताल में इलाज चल रहा है। निजी बस कंडाघाट से चैल की तरफ जा रही थी और इसमें 6 लोग सवार थे। साधु पुल पर बस ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और ये नदी में जाके गिर गई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हादसे पर अफसोस जताया और घायलों के बेहतर इलाज के लिए अस्पताल को दिशा निर्देश दिए गए।